Hello everyone, welcome to DSS online classes. We will start with NCERT class 9th history chapter pastoralism in the modern world. This is your last video. In this video we will discuss our next topic, that is the borders are closed and impact of drought, and last topic is not all were equally affected, and finally we got conclusion. So children, let's start our first topic, pastoralism in Africa. इन दिस टॉपिक द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। तो आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, उसमें आपने पढ़ा था कि 1885 तक जो है जो इंटरनेशनल कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी गई थी, कुछ बाउंड्रीज़ जो है वो ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल पीरियड में बना दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के नाम से वो बाउंड्री बना गई। अब उस उन बाउंड्री का इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये जो पेस्टल कम्युनिटीज़ थी या जो मसाइज़ थे, ये लोग जो हैं, ये उन अपने अपने रीजन को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के वाइट्स के रीजन में या वाइट एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। अब ये जो बॉर्डर्स थे, ये इनका क्या इम्पैक्ट था? तो टिल द 19th century अफ्रीकन पेस्टरलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरिया इन सर्च ऑफ पॉस्चर्स. When the pastures was exhausted in one place, they moved to different area to graze their cattle. तो आपने पढ़ा कि 19th सेंचुरी तक लगभग ऐसा था कि जो अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट थे या जो मसाइज जिन कम्युनिटी को हम पढ़ रहे हैं, उनका जो वर्क था वो इस तरह था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और जो ग्रेजिंग लैंड थे, वो जब एक जगह की ग्रेजिंग लैंड जो है वो ख़त्म हो जाते थे, कम हो जाते थे, तो ये दूसरी ग्रेजिंग लैंड पे मूव कर जाते थे, ताकि जो पिछला वाला ग्रेजिंग लैंड है वो रीग्रो कर सके, वहाँ का वेजिटेशन और ग्रास रीग्रो कर सके। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी ख़त्म होने या लेट 19th सेंचुरी तक जो है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बेगन इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ द पैस्टरलिस्ट नोमैड्स। वहाँ 19th सेंचुरी के एंड तक जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन पैस्टरलिस्ट नोमैड्स पे लगाने स्टार्ट किए। अब ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जब हम इंडियन नोमैड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पर भी लगाए गए थे। लेकिन इन मसाई कम्युनिटी पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस थे उसको समझ लीजिए। द पेस्टल ग्रुप वर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कन्फाइन ऑफ स्पेस रिजर्व्स। उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो एक फिक्स एरिया में ही रहें, अपनी बाउंड्रीज और अपने रिजर्व लिमिट को छोड़ करके वो कहीं इधर उधर मूव न करें। द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व्स बिकम अ लिमिट विद इन विच दे कुड नॉट मूव। इनके मूवमेंट पर कंट्रोल किया जाने लगा। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर एनिमल्स विदाउट स्पेशल परमिट। साथ ही साथ इनको ये भी कह दिया गया कि आप बिना परमिट के आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते अपने एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ जो परमिट इन्हें दिया जाता था, उसमें भी इन्हें बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता था, इनका हैरेसमेंट होता था, बहुत मुश्किल से वो परमिट जो है इन्हें मिलता था। दोज फाउंड गिल्ट ऑफ डिसोबिंग द रूल वर सेवरली पनिश्ड। और उसमें भी क्या होता था कि अगर किसी को ऐसा पाया गया कि उसने कोई रूल तोड़ा है या डिसोबे किया है या नहीं माना है, तो उसको पनिश भी किया जाता था। द पेस्टल कम्युनिटीज़ वर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज़। इसके अलावा पेस्टल कम्युनिटीज़ जो थी, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो कभी भी वाइट एरियाज़ जो कॉलोनियल या जो ब्रिटिशर्स का जो एरिया था, उस एरिया में इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, उसमें पूरी तरह से इनका जाना मना था, तो वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे। इन मैनी रीजन्स दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड वाइट सेटलर्स। इसके साथ ही साथ अब इस पे इनका इफ़ेक्ट जो पड़ा वो ये था कि अब ये ट्रेड वगैरह भी नहीं कर सकते थे, अपने एनिमल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जो वाइट सेटलर्स थे या जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया कि इनके लिए और भी इनके जो कॉन्टैक्ट थे उसको मिनिमाइज़ करना शुरू किया, ताकि ये लोग ट्रेड ना कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और सेटलमेंट्स वो खुद चाहते थे। अब ये सारी चीज़ें थी, ये धीरे 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 इनको प्रॉब्लम होने लगी, इनके कैटल्स के लिए प्रॉब्लम होने लगी, तो इनके एनिमल्स जो है वो कम होने शुरू किए। वाइट्स क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो वहाँ पे जो डग है, माइन है, रोड वगैरह बिल्ड किए जा रहे हैं, टाउन्स बनाए जा रहे हैं, इसमें उनको काम करने के लिए एज अ लेबर वर्क करने के लिए फोर्स किया जाए। इसके अलावा अब ये सारी जो चीज़ें थीं, ये जो बॉर्डर्स बना दिए गए थे या जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, साथ ही साथ जो परमिट वगैरह इन्हें लेना पड़ता था, इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उस पर, या ये जो ट्रेड करते थे, ये जो मार्केट करते थे, उस पर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ने लगा।
उस पर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट जो है ये देखने में आने लगी। अर्ली पेस्टुरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्डर्स पर ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। साथ में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है कि ये जो है एनिमल हर्डर के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल भी करते थे। जैसे एनिमल्स से पाए जाने वाले उनका स्किन हो गया, वूल हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, वुलन प्रोडक्ट्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ये ट्रेड करते थे, जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड थी। The restriction under colonial rule did not entire stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. कॉलोनियल रूल ने इनके ट्रेड को स्टॉप नहीं किया, ट्रेडिंग एक्टिविटी को नहीं रोका। उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ऑटोमेटिक वो जो ट्रेड था वो ऑटोमेटिक जो है कम होना शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी या मसाई कम्युनिटी को फेस करनी पड़ी थी, और वो था इनका पॉस्चर लैंड का ड्राई हो जाना। या फिर दूसरा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे तो आप इसको समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। अफ्रीका जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस रेनफॉल होता है। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि 25 सेंटीमीटर वहाँ पे मिनिमम रेनफॉल जो है वो होता है। तो ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट एवरीवेयर, और ये लगभग 1930 के आसपास की बात है कि ड्रॉट के सूखे की वजह से पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है वो बहुत इफेक्ट हुई थी। When rain fails, pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to area where forest is available. अब जब रेन जो है रेनफॉल नहीं हो रही थी तो जितना भी पास्चर लैंड था, जितना भी चारागाह था, वो सब ड्राई हो गया, वो सब सूख गया। जो कैटल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक की तलाश में, अपने खाने की तलाश में इधर से उधर मूव कर रहे थे, घूम रहे थे। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो पेस्टोरलिस्ट थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स के साथ मूव कर रहे थे, घूम रहे थे। पर चूँकि ड्रॉट था, पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, अब ये एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस ये फेस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा इनका बैड टाइम हम इसको मानते हैं, क्योंकि उस समय इनके बहुत ज़्यादा कैटल्स जो हैं वो भूख की वजह से मर गए थे, डेड हो गए थे। बट फ्रॉम द colonial पीरियड द मसाई वर बाउंड डाउन अ फिक्स एरिया कन्फाइंड विद इन अ रिजर्व। इसके अलावा प्रॉब्लम ये थी कि कॉलोनियल पीरियड में मसाइज़ को एक फिक्स्ड एरिया में बाउंड कर दिया गया था, बांध दिया गया था। वो उस एरिया से निकल के दूसरे एरिया में नहीं जा सकते थे। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर, उसके साथ ही साथ उन्हें रोक दिया गया था इधर उधर पैस्चर की तलाश में घूमने से। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, साथ ही साथ आपने पढ़ा है कि वो उनका जो ग्रेजिंग लैंड था उसे कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अब वो भी उनके रीजन में नहीं था। जहाँ पे ये रह रहे थे वो सेमी एरिड टैक्ट प्रोन एरिया था, यानी वहाँ पे पहले से ही वो एरिड रीजन था, वहाँ पे वेजिटेशन जैसे अब बहुत कम कुछ मिलने वाली चीज़ें थी। तो वो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब इसकी वजह से जो हुआ इनके साथ, तो प्रॉब्लम ये हुई कि दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पॉस्चर वर अवेलेबल। ये अपने कैटल्स को जो है जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड था वहाँ तक नहीं ले जा पाए। लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डेड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज इन दीज ईयर्स ऑफ ड्रॉट। तो जिस टाइम पर ये सूखा पड़ा था, ड्रॉट हुआ था, उस टाइम पर जो है बहुत सारे मसाइज के जो कैटल्स थे वो भूख की वजह से और बीमारी की वजह से मर गए। एक इंक्वायरी हुई थी 1930 में, जिसमें मसाइज जो केन्या के मसाइज थे वहाँ पर पाया गया था कि 7,20,000 कैटल्स, 8,20,000 शिप्स और 1,71,000 डोंकीज जो हैं, इतने तो उस 1930 में ये एक इंक्वायरी में आया था, रिपोर्ट आई थी कि इतने एनिमल्स मारे गए थे। इन जस्ट 2 years ऑफ सेवर ड्रॉट 1932 to 34, इस टाइम पर भी ओवर हाफ ऑफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व डेड। तो टोटल जो कैटल थे उसका आधे से ज़्यादा जो एनिमल्स थे वो मर चुके थे 1934 तक। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, जैसे जैसे ये ग्रेजिंग लैंड जो था वो धीरे धीरे श्रैंक होने शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। इनका जो काम था, इन मसाइज ग्रुप का जो एनिमल या कैटल हर्डर्स थे, इनका ये काम भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। और साथ ही साथ ये ड्रॉट ने जो है इस पर एक और एडवर्स इफेक्ट डाला। इसके बाद फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे जो है एनिमल्स का जो स्टॉक था इन पेस्टल कम्युनिटीज़ के पास वो ख़त्म होना शुरू हो गया। नाउ the last topic is now all were equally affected, not all were equally affected। इसमें हम देखते हैं कि सारे जो मसाई ग्रुप थे
वो इक्वली अफेक्ट नहीं हुए थे। इनका एक रहन सहन का जो फॉर्म था वो किस तरीके का था। द colonial rule had an adverse impact on most of the pastoralists, but there were some communities which benefited out of this. अब ये जो पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ थी, ये इन सब के ऊपर अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा था कॉलोनियल रूल का, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ थी जिनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था। अब मसाई कम्युनिटी जो थी, अगर हम स्पेशली पढ़ें तो उस टाइम पर प्री कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल के आने से पहले जो मसाई कम्युनिटी थी उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया था। दो सोशल कैटेगरीज थी जिनको एल्डर एंड वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था। एल्डर्स जो थे, एल्डर्स वो थे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, उन्हें एल्डर्स कहते थे। तो एल्डर वो लोग थे, द एल्डर्स वर रूलिंग ग्रुप, और इनके ये रिचुअल्स भी थे। तो जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे कि जो ग्रुप था, जो इनकी कम्युनिटी थी, उसको देखने का काम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दीज ग्रुप वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग अफेयर्स ऑफ कम्युनिटीज़। तो क्या करना है, ग्रुप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एल्डर्स की थी। दूसरा जो जो ग्रुप था या दूसरी जो कैटेगरी थी वो वॉरियर्स की थी। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल। वॉरियर्स के अंदर जितने भी यंगस्टर्स थे, यंगर थे, वो लोग आते थे। अब इनका काम क्या था? द मेन फंक्शन ऑफ द वॉरियर्स वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। इनका काम था ये अपने ग्रुप को एक्सटर्नल यानी बाहरी जो डेंजर थे उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। साथ ही साथ जो कैटल थे सोसाइटी में उनको उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी रेडिंग वगैरह करने का काम करते थे। पैस्चर ग्रुप और मेन लाइननेस जो है इनको प्रूव करते थे। इन सब का देखभाल करना, जितना भी फिज़िकल जो वर्क था वो वॉरियर्स करते थे। अब इसमें कैसे इन लोगों ने इनको किस तरह से चेंज किया गया। विद द अराइवल ऑफ द आउटसाइडर्स मैनी थिंग्स चेंज। लेकिन जब बाहरी ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल आया या बाहरी लोग अंदर आए, तब इसमें क्या चेंजेस आए। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर दैट हैड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। दे इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रीडिंग एंड वारफेयर। अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिश जो है अफ्रीका में आए, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इम्प्लीकेशंस तैयार किए, जिसमें इन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शन, जिसमें रेडिंग और वारफेयर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मसाई ग्रुप के लिए नए चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए। और ये चीफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो भी अफेयर्स होंगे ट्राइबल्स के, उन सब की देखभाल करना। द चीफ अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। और साथ में इन्हें उससे प्रॉफिट भी होने लगा। ये चीफ जो अपॉइंट किए जाते थे, इनको टाइम टू टाइम जो है वेल्थ भी प्रोवाइड किया जाता था, इनको मिलता था, और ये काफ़ी उसमें काम भी करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर बीइंग पेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसमें से कई सारे ऐसे भी थे, कई सारे ऐसे चीफ भी थे जिन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट पे भी करता था, यानी सैलरी वगैरह भी देता था, उनकी इनकम रेगुलर होती रहती थी। नाउ दे वर एंजॉइंग पेस्ट्रल एंड नॉन पेस्ट्रल इनकम। अब उन्हें दो तरफ से फ़ायदा होने लगा। एक तो उन्हें पेस्ट्रल इनकम भी मिलने लगा, यानी कम्युनिटी से जो इनकम होती थी वो भी मिल रही थी। दूसरी जो है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको सैलरी देती थी या पे करती थी, वो भी इनकम हो रही थी। तो दे यूज़ टू लेंड मनी टू द पुअर हु नीडेड टू पे टैक्सेस। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने उन पुअर्स को डोमिनेट करना स्टार्ट किया जिन्हें टैक्स भरने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। ये उनके ज़मीन खरीद के उन्हें पैसे दे दिया करते थे। अब ये जो चीफ थे, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने इस पेस्ट्रल या मसाई कम्युनिटी को डोमिनेट करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि ये पूरा जो लाइफ थी जो अफ्रीकन पेस्ट्रलिस्ट की, वो भी इंडियन पेस्ट्रलिस्ट की लाइफ से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी। इट वॉज द पुअर पेस्ट्रलिस्ट हु सफ़र्ड द मोस्ट। इसमें जो सबसे पुअर लोग थे वही सबसे ज़्यादा सफ़र किए, चाहे वो इंडियन पेस्ट्रलिस्ट हो, चाहे वो अफ्रीकन पेस्ट्रलिस्ट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिड नॉट हैव द रिसोर्स टू टाइड ओवर बैड टाइम। दे वर बीइंग harassed बाय देयर ओन कम्युनिटी एज वेल बाय द आउटसाइडर। कभी कभी ये भी हुआ कि जो बहुत ही कमज़ोर थे, जो बहुत ही पुअर थे, वो अपनी कम्युनिटी द्वारा भी हैरस किए गए, और आउटसाइडर्स यानी कॉलोनियल्स के द्वारा भी उन्हें हैरस किया गया। दे यूज टू टेक लोन, बट एज देयर वॉज नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे वर फोर्स टू सेल देयर एनिमल्स। जब वो लोन लेते थे तो उनकी मजबूरी हो जाती थी, या तो वो अपनी ज़मीनें बेचें या अपने एनिमल्स को सेल करें। तो ओवरऑल मिला करके दोनों ही इसमें आपने पढ़ा कि इंडिया में भी जो पेस्ट्रल या नोमैड्स की कम्युनिटी थी, और अफ्रीका में भी जो पेस्ट्रल नोमैड्स की कम्युनिटी थी, दोनों के साथ जो है इक्वली ट्रीट हुआ है, या दोनों ग्रुप को जो है ब्रिटिश रूल के आने के बाद से
बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है. So we can conclude that the pastoral communities in different part of the world are affected in a variety of different ways due to change in the modern way. तो आपने इसको समझा कि कैसे ये अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो हैं वो इनके साथ अलग अलग तरह से इनको किया गया. न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट. इनके जो भी नए लॉ बनाए गए, बॉर्डर्स बना दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, वो इनके मूवमेंट को कैसे इफेक्ट किया. विद इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी, पैस्टोरलिस्ट फाइंड डिफिकल्ट टू मूव सर्च ऑफ पैस्चर्स. जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए, इनकी मोबिलिटी कम होती गई, पैस्चर्स की तलाश में ये कम होते गए, इनके एनिमल्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए. एज पास्चर लैंड डिसअपियर, ग्रेजिंग बिकम अ प्रॉब्लम, वाइल पैस्चर दैट रिमेन डिट्रॉट थ्रो कंटिन्यूस ओवर ग्रेजिंग. अब धीरे धीरे इससे प्रॉब्लम ये आने लगी कि इनके जो एनिमल्स हैं उन्हें कम किया जाने लगा. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉडर टाइम, ड्रॉट बिकम टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन कैटल डाई लार्ज नंबर. पैस्टोरलिस्ट डू अडॉप्ट अ न्यू टाइम. और बाद में क्या हुआ कि जो पैस्टोरलिस्ट थे इन्होंने अपने आप को चेंज किया. इनका जो एनुअल मूवमेंट था वो चेंज हो गया. इनके जो कैटल्स थे वो reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government to relieve subsidy and other form of support and demand a right in the management of forest and water resources. अब धीरे धीरे जब ये एक जगह सेटल हो गए तो गवर्नमेंट के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा कि इनकी रिलीफ के लिए सब्सिडी इनको प्रोवाइड किया जाए, इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज में इनके लिए कुछ वो प्रोवाइड किए जाएँ. सो स्टूडेंट्स, लास्ट में आप समझेंगे कि जो भी इनके दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अब ये वो लोग थे जिनके पास अपना कुछ नहीं था. इन मॉडर्न वर्ल्ड में इनके पास अपने लिए कुछ नहीं था, इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, अपना कुछ खेती बाड़ी नहीं था कि ये सर्वाइव कैसे करें. तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बढ़ने लगा. Environmentalist and economists has increasingly come to recognize the pastoral nomads is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. So students, that's it. We will meet in next video with next chapter.